Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sajjad Malik with a brand new lecture today. Today I'm going to touch a very important topic. In fact, if I say what is the gist of total English, for what we learn English. In fact, every parent, they want that my son, my daughter should be able to write and speak at a stretch. Means when a student starts writing, he shouldn't stop. When he starts speaking, he shouldn't stop. Actually we teachers, we English teachers try our level best to provide these facilities to every student assiduously and painstakingly to every student, but all these students don't act upon our advice. And they don't take studies as seriously as we want. Because it's scheme of nature that everyone is not equal. So those who work assiduously, those who work consistently, those who take pains in their work, they get more. Dear students, essay writing is one of the most important skill in English language. One of the most important. I'm going to discuss today essay writing, how to write an essay. बेटा ये किसी भी स्टेज से आप लिखते आ रहे हैं, मे बी 9-10 से शुरू किया या मे बी उससे पहले, आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट द स्कूल सिलेबस, लेकिन ऐसा है स्कूल में ऐसे है. उसके बाद हम कॉलेज में पार्ट 2 में आके आता है. देखिए बेटा उसमें ऐसा है कि हमारे सिलेबस को सिस्टम का इस तरह से प्रॉब्लम है कि उसमें चंद एक एसेस होते हैं जिनमें से पता है कि ये ऐसे हमें एग्जामिनेशन में आ जाने हैं और हम उनको क्रैम कर लेते हैं. जब हमें भी एक पता है, स्टूडेंट को भी पता है कि यही एक हमारे पास एक ऑप्शन है, तो वाई शुडंट वी अवेल दिस अपॉर्चुनिटी. इन फैक्ट वी डोंट गो फॉर दैट particular direction where we have to work very hard. In fact, we always are in search of ease, comfort. We are always in search of comforts, solace. हम आसानियाँ ढूंढते हैं. देखिए बेटा बड़ी मंजिल हमेशा मुशक्क़त के बाद, तरद्दुद के बाद मिलती है. नेकी हो या बड़ा मुकाम हो, तरद्दुद और मुशक्क़त के बाद ही मिलता है. जो लोग शिरकर्स होते हैं, जो अवॉइड करते हैं, दे रिमेन एवरेज इन लाइफ. आपको किसी भी जगह पे नाम बनाना है तो डेफिनेटली यू सिंपली हैव टू लर्न हाउ टू टेक पेन्स इन योर जॉब. अब ऐसे राइटिंग देखिए इंटरमीडिएट में भी आपको फिर एक तरीका तो ये है कि मैं सीधे ऐसे शुरू करवा देता कि ये ऐसे है, सपोज माई एम इन लाइफ से, या माई फेवरेट प्रोफेशन इन लाइफ, लाइफ इन अ विलेज, लाइफ इन अ सिटी, माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, लास्ट डे एट कॉलेज. मैं इसका सीधा स्टार्ट करवा देता जो तरीकाकार होता है. लेकिन इस तरह से इनफैक्ट आपके साथ ज़्यादती हो जाती. देखिए बेटा ओ लेवल्स के सिलेबस में जो ओ लेवल्स का फाइनल सिलेबस होता है, जो लिटरेचर रखा होता है वो अलग है. जो उनका एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज पेपर बनता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं: एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग. सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर इनका इंग्लिश का पेपर है. सो ऐसे राइटिंग होता है कि आपने जो कुछ सीखा, अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस, अपने सजेशंस, अपनी फिलॉसफीज को आप विद द हेल्प ऑफ योर इंग्लिश आप कितना एक्सप्लोर करते हो, कितना उसको फैलाते हो. प्रेसी होती है उसको कैसे समेटते हैं. रिपोर्ट होती है कैसे आप लाइव जो भी चीज़ देख रहे हो उसको कमेंट करते हो. इस सारी चीज़ें क्रिएटिविटी डिमांड करती है. आई होप कि जो लोग ये समझते हैं कि हमें सिर्फ राइट नाउ एफएससी तक या रटे शटे मार के नंबर लेना ही मकसूद नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे. आगे बड़े इम्तहान हैं, बड़े इम्तहानों में फिर आपको अनसीन ऐसे ही लिखना पड़ता है. तो अगर आज इस चीज़ को सीख लिया जाए तो ये होपफुली आपके नुकसान में नहीं जाएगा. बेटा ऐसे राइटिंग के ऊपर ये मैंने जो आपको आज बताने जा रहा हूँ ये 2 हिस्सों में इसको तकसीम करूँगा मैं. एक्चुअल इसकी डिमांड ये है, I'm compelled, I'm forced to divide it into 2 parts. Look at this. It's lecture number 27 today. It's about essay writing. How to write an essay. First of all, look at the origin. From where this word has been coined. From where this word has been originated. तो इसको हम पढ़ते हैं the word essay. The word essay has been derived. ये इख्तरा किया गया है फ्रॉम द फ्रेंच इन्फिनेटिव एसियर.
एक फ्रेंच इन्फिनेटिव है एसेयर से। इन्फिनेटिव होता है जब टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, यानी वर्ड क्या था, टू ट्राई, कुछ लिखने की ट्राई, कुछ लिखने की कोशिश, और टू अटेम्प्ट, टू ट्राई और टू अटेम्प्ट, इस इन्फिनेटिव से ड्राइव किया गया है। इन इंग्लिश ऐसे, अगर इंग्लिश में हम आते हैं, फर्स्ट मेंट अ ट्रायल, एक आजमाइश है अपनी इंग्लिश के अंदर कि मैं वेदर आई कैन राइट एट माई विल और नॉट, और एन अटेम्प्ट, एक कोशिश करना कि मैं अपने आइडियाज किस तरह से ट्रांसफर कर सकती हूं। एंड दिस इज एन ऑल्टरनेटिव मीनिंग, यही उसका एक ऑल्टरनेटिव मीनिंग है। अ ट्रायल का ऑल्टरनेटिव है अटेम्प्ट। डेफिनेशन के ऊपर आते हैं बेटा, इसकी दो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं ऐसे की। जरा पहले देखिएगा, डेफिनेशन नंबर 1, इट इज एन एनालिटिकल और इंटरप्रेटिव लिटरेरी कॉम्पोजिशन। ये एक तज्जियाती और तशरीआती अदबी तहरीर होती है। इसमें तज्जिया किया जाता है किसी भी चीज़ का, उसको मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से परखा जाता है, और अदबी अंदाज, डेफिनेटली इसके अंदर लिटरेरी टच आना, यानी बड़ी अच्छी कोटेशंस का होना, फ्लॉरी वर्ड्स का होना, प्रोवर्ब्स का होना, प्रोवर्बियल इडियोमैटिक और लैंग्वेज का होना, फ्रेजल वर्ब्स का यूज, फ्रेजेस का यूज करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर एसे emphasizing and very effective. It is an analytical or interpretive literary composition usually dealing with its subject, आम तौर पे जो इसका टॉपिक होता है, जो सब्जेक्ट उससे डील करता है, फ्रॉम अ लिमिटेड और अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, एक महदूद या आपके ज़ाती नुक्ता नज़र से आप उस टॉपिक को कैसे देखते हैं। चूंकि एक बात ज़हन में रखें कि ये ऐसा है कि किसी के आइडियाज़ नहीं, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। अब देखिए, मैं इसमें एग्जांपल देता हूं कि आप अबाउट माई सेल्फ लिखें, अपने ऊपर लिखें, एक ऐसे लिखना अपने अबाउट माई सेल्फ, यहां से शुरू करें, क्रिएटिविटी करनी है तो डेफिनेटली आप किसी के आइडियाज नहीं चुरा सकते। आप बिल्कुल बहुत ही सादा सी सिंपल सेंटेंसेस से शुरू करते, फिर कंपाउंड लेके आते, फिर कम्प्लेक्स लेके आते, फिर कंपाउंड कम्प्लेक्स लेके आते, फिर इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस आते हैं, फिर आपके जो फ्रेजेस आप उसके अंदर यूज करते हैं, कोटेशंस यूज करते हैं, डिफरेंट ओपिनियन, सजेशंस और एनालिसिस यूज करते हैं। ये सारी चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी स्लेब बन जाती हैं जब आप उस पर कोशिश करते हैं। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉम्पोजिशन, बड़ी मुनज्जम किस्म की कॉम्पोजिशन है। इट्स नॉट अ हैप हैजर्ड वन, कोई हैप हैजर्ड बेहंगम किस्म की ये तरतीब नहीं है, कोई डिसहार्मोनियस किस्म का एक पैटर्न नहीं क्रिएट करना। इट्स अ वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉम्पोजिशन कंप्राइजिंग सेवरल एलिमेंट्स, जिसमें काफी सारे पार्ट्स होते हैं, दैट वर्क टू बिल्ड एन आर्गुमेंट। वो मिलके क्या करते हैं, एक आर्गुमेंट, एक दलील पैदा करते हैं, डिस्क्राइब अ सिचुएशन, किसी सूरत हाल को। आप किस लिए ये सारे एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं, या तो किसी आर्गुमेंट को आपने बिल्ड करना है, या कोई ख़ास सिचुएशन डिस्क्राइब करनी है, नरेट एन इवेंट, कोई वाक़या बयान करना है, और स्टेट अ प्रॉब्लम, या कोई जैसे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, करप्शन पे आ गया, इन्फ्लेशन के ऊपर आ गया, इलिटरेसी के ऊपर आ गया, पावर्टी के ऊपर आ गया, कोरोना वायरस पैंडेमिक पे आ गया, कश्मीर प्रॉब्लम पे आ गया। जिस तरह ये करंट इश्यूज होते हैं, या जो कुछ परमानेंट इश्यूज हमारी सोसाइटी या हर सोसाइटी में होते हैं, इस प्रॉब्लम को मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विद सोल्यूशन। ऐसे विदाउट कंक्लूजन और सोल्यूशन इज जस्ट लाइक अ मैन विदाउट लेग्स, इट लुक्स ऑकवर्ड। सोल्यूशन के बिना नहीं, आपने एक प्रॉब्लम राइज किया, एक प्रॉब्लम है, पहले आपने क्या किया, उसका एक प्रॉब्लम राइज किया, जब तक ये प्रॉब्लम के बारे में बताया, फिर प्रॉब्लम के जो उसके मुस्मरात हैं, जो उसके नुकसानात हैं, जो उसके हार्म्स हैं, उन्हें डिस्कस किया। ये तो कर लिया, प्रॉब्लम भी बता दिया, उसके हार्म्स भी बता दिए, अब उसका सोल्यूशन कौन बताएगा? यू दी एसे राइटर। जब आप लिख रहे, आपने ही बताना है। अगर स्ट्रक्चर के एतबार से देखा जाए, स्ट्रक्चरली ऐसे इज एन ऑर्गेनाइज्ड कॉम्पोजिशन, एक मुनज़्ज़म कॉम्पोजिशन है, जस्ट लाइक का सिमेट्रिकल ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल एक मुतनासिब इंसानी जिस्म की तरह।
लुक एट दिस बेटा, इसको बड़ा आसान ऐसे समझे। एक इंसान है, अपने आप को मिरर में देखें। अल्लाह पाक ने जितने भी लोग बनाए हैं, किसी की बदतारीफी ना किया करें कि वो ऐसा है वो ऐसा है। इसका मतलब है अल्लाह ताला की कारीगरी का मजाक उड़ा रहे हैं। अब ये देखें, एक सर है, तो अगर ये इतना लंबा होता, इतना चौड़ा होता, 3 कान होते या 3 आंखें होती, 2 नाक होते, ये चिपटा होता, इम्बैलेंस हो जाता, या इतना लंबा। ये नीचे ट्रंक है, ये सारा ट्रंक है, ये बहुत लंबा और टांगे छोटी सी हो, एसिमेट्रिकल हो गया। या टांगे लंबी सी हो, धड़ छोटा सा हो, एसिमेट्रिकल हो गया। बेटा ऐसे इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, अ बैलेंस्ड, वेरी स्मार्ट, ग्रेसफुल, वेरी अट्रैक्टिव ह्यूमन बीइंग। अल्लाह की सारी मखलूक की बहुत खूबसूरत है, अल्लाह के सारे बंदे ही बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि उसने खुद बनाए हैं, उसने खुद बनाए हैं, ये उसकी अपनी तख्लीक है। लेकिन उसमें हम आगे जाके एक पैरामीटर्स लेते हैं कि ये भाई इसकी ये बॉडी स्ट्रक्चर, लाइक ये इसका पेट शेड नहीं निकला हुआ, अपने आप को फिट रखा हुआ, इसने कोई आप बढ़ने नहीं दिया, या अपने आप को कीप अप करके रखना, अच्छा लिबास पहनना, साफ सुथरा रहना। तो फिर उसमें जैसी भी आपने जो भी कलर है, जिससे भी शक्ल दी है, उसको कीप अप करके रखना, मेंटेन करना। इसका साइज, आप ट्रंक का साइज और जो लेग्स का साइज अगर वो बराबर है, बैलेंस है, तो हम कहेंगे सिमेट्रिकल है। क्या सिमेट्री है, क्या तनासुब है। अगर वो कहीं भी कोई डिफेक्ट है, कहीं डिफेक्ट है, अल्लाह बेहतर जानता उसने क्यों रखा है। हमें मजाक नहीं उड़ाने की खातर, लेकिन हम वैसे एक कनाशियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एक्सपर्ट के, एक ब्यूटी एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम कहेंगे एसिमेट्रिकल है। ऐसे को भी बेटा एक बहुत ही स्मार्ट किस्म के खूबसूरत तरीन, जो आपको कोई लगता है बहुत ही खूबसूरत ये इंसान है, आइडियल है, ऐसा होना चाहिए मुझे, ऐसे को इतना ही वेल ऑर्गेनाइज, इतना ही प्यारा होना चाहिए जितना उसका बैलेंस साइज होता है। भाई नाक हो तो इतनी हो, आंखें हो तो ऐसी हो, धड़ इतना सा होना चाहिए, साइज इतना सा, बहुत सूखा नहीं, बहुत मोटा नहीं, बहुत टॉल नहीं, बहुत शॉर्ट नहीं। लाइक जो आपके अपने आइडियलिज्म है, इसके बारे में हर एक के अपने अपनी आइडियलिज्म होती है। अब इस वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉम्पोजिशन को एक ह्यूमन बॉडी की मानद तशबीह दिया गया, एक सिमेट्रिकल, यहां पर एक तशबीह इस्तेमाल की गई ह्यूमन बॉडी की। अब आगे जाके हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं कैसे के उसके पार्ट्स कितने होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ एन एसे, देयर आर 5 मेन एलिमेंट्स ऑफ एन एसे। ऐसे के 5 जो मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट ग्रामेरियंस हैं, वो दे आर ऑफ द ओपिनियन के दीज 5 आर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन एसे। फर्स्ट ऑफ ऑल अनडाउटेडली टाइटल उसका या टॉपिक, ये इनफैक्ट लीडर होता है, ये लीडर होता है, इनफैक्ट इट लीड्स। टाइटल है, टाइटल आपके सामने आ गया तो ये लीड करेगा। सपोज आपका टाइटल है माई एम इन लाइफ, सपोज, तो अब आप उसके ऊपर लिखेंगे। आपने जहन में रख लेना, एक एग्जाम्पल रख लिया, तो आप उसे सबसे पहले आपने देखना है कि माई एम इन लाइफ, मेरा जिंदगी में, फिर एम के ऊपर आएंगे, एम के ऊपर आएंगे कि एम होता क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जिंदगी में। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है आउटलाइन। रिमेंबर बेटा, इंटरमीडिएट के एसेज में आउटलाइन लिखना ज़रूरी नहीं है, ये उनकी कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर आप लिखेंगे इट विल डेफिनेटली गिव यू एक्स्ट्रा क्रेडिट, इट विल लीव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द पेपर चेकर। ये कोई बैड इम्पैक्ट में नहीं जाएगा, अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेगा। आउटलाइन क्या होती है? द मोस्ट इफेक्टिव एलिमेंट विच हेल्प्स टू क्रिएट अ रियल बैलेंस स्ट्रक्चर। आप क्या करते हैं, जो पैराग्राफ्स नीचे बनाने हैं उनके मेन पॉइंट्स में जिस जो है वो आउटलाइन में लिखते हैं। आप उसके मेन पॉइंट्स आउटलाइन में लिखते हैं। वो आपका आउटलाइन बेसिकली एक
ये एड्रेस बताता है, एक चीज़ को बता देता है, जब उसने पढ़ने लगना, ये सब्जेक्ट जैसे एप्लीकेशन में बनाते हैं ना आप, सब्जेक्ट होता है, तो इसी तरह आउटलाइन आपकी सब्जेक्ट होती है। आपका ऐसे चेक करने वाला देखेगा कि भाई इन पैरामीटर्स के ऊपर इन पॉइंट्स को डिस्कस किया है, वही पर इंप्रेस कर देंगे उसको, और वहीं पर उसकी ओपिनियन बिल्ड हो जाएगी इसने कैसा लिखा होगा। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इंट्रोडक्शन। अब ये इंट्रोडक्शन यूँ समझिए, ये चेहरा हमारा इंट्रोडक्शन है, इसे बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, बहुत चौड़ा नहीं होना चाहिए, और वेल बैलेंस्ड होना चाहिए, जैसा भी है साफ सुथरा, जितना मेंटेन कर सकते। मैं ओवर मेकअप की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरडू करने की बात नहीं कर रहा, मैंने कहा है साफ सुथरा, मैंने कहा है साफ सुथरा, जिस तरह भी एक सिंप्लिसिटी में आप रख सकते हैं। इंट्रोडक्शन क्या करता है, देखिए इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। एक तो इसका बेटा देखें, इट इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक, सबसे पहले एक टॉपिक को मुतारफ करवाता है इंट्रोडक्शन। नंबर 2, इट स्टेट्स द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट द टॉपिक। अगर टॉपिक के बारे में फेवर में कोई जा रहा है तो इंट्रोडक्शन में आपने एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी दे देना है। लाइक आप कहते हैं माई फेवरेट प्रोफेशन या माई एम इन लाइफ हमने लिया है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एम्स इन लाइफ, सम लाइक टू become CSPs, some like to become doctors, some to engineers, some to this and that, but I want to become। देखिए आपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे दिया ना वहां पर, और अब यहां पर आए हैं कि मैं ये चाहता हूं, यानी आपने कॉन्ट्रास्टिंग जो फैक्टर्स, जो पहलू है वो बता दिए कि कुछ ये कुछ ये कुछ ये कुछ ये बनना चाहते हैं, बट आई वांट टू बिकम अ रियल ह्यूमन बीइंग, मैं असल में हकीकी इंसान बनना चाहता हूं, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, या मैं एक बहुत रिच मैन बनना चाहता हूं, या मैं बहुत रिलीजियस, अल्लाह का बड़ा एक जो कुर्ब हासिल करने वाला बनना चाहता हूं, कुछ ऐसा कुछ ऐसा। थर्ड वन इसका है बेटा, लुक एट दिस, इट डिस्क्राइब्स हाउ द असाइनमेंट विल बी स्ट्रक्चर्ड, कि जो आपको असाइनमेंट दी गई है इसको कैसे मुतनासिब अंदाज में आपने तरतीब देना है। एंड क्लियरली स्टेट्स द राइटर्स मेन प्रीमाइस, ये मुसन्नफ के मेन प्रीमाइस को किस तरह से बयान करता है, उसका मेन जो मुद्दा है उसको कैसे बयान करता है। इंट्रोडक्शन में आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपने जो आप टॉपिक लेके जा रहे हैं उससे मुतसादम चीज़ें भी बयान करनी है, लेकिन शॉर्ट पैराए में, और जिस असाइनमेंट को आप लिखना जा रहे हैं उसे वेल स्ट्रक्चर्ड भी बनाना है, और जो मेन आपका सब्जेक्ट है, राइटर का जो मेन फोकल पॉइंट है उसको बड़े वाज़े अंदाज में उस पर लेके आना है। बट माई एम इज, बिल्कुल उस पॉइंट पे आना है, स्ट्रेट अवे उस पॉइंट पे आना है, इधर की बात। हाँ, इसमें अगर कोटेशंस का तड़का लग जाए तो क्या ही बात है, फुल ऑफ स्पाइसेस। स्टार्ट अगर आप कोटेशन से करते हैं, पैराग्राफ इंट्रोडक्शन खत्म हुआ एक कोटेशन देते हैं तो जबरदस्त हो जाएगा। हाँ, उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडलाइंस बुक्स के अंदर भी है, जो आपको बुक्स रिकमेंड की जा रही हैं उसके अंदर भी मौजूद है, और इंशाल्लाह जब हालात बेहतर होंगे एंड विल सी वन एंड अदर इन द क्लास, तो आपको मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। फोर्थ इसका एलिमेंट है बेटा बॉडी, ये इसकी हैयत है, जिसामत। इनफैक्ट इसको बॉडी पैराग्राफ्स कहते हैं। एक पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ में होना चाहिए। बॉडी पैराग्राफ्स में क्या करते हैं, आप जो भी इशू है पहले तो उसके बारे में फैक्ट्स बताते हैं, अगर वो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को बताते हैं, एम है तो एम के ऊपर बात करेंगे, फिर डिफरेंट जो आपकी ओपिनियन या डिफरेंट लोगों की पहले ओपिनियन क्या है इसके बारे में, और आपका पर्सनल व्यू क्या है, और उसको आर्गुमेंट्स की सूरत उसके हक में भी और उसके अगेंस्ट भी आप आर्गुमेंट्स देते हैं। अब इसको 3 to 5 पैराग्राफ्स में, 3 to 5 बैलेंस पैराग्राफ्स में, जितनी साइज का आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है उसी साइज के आपने बाकी पैराग्राफ्स रखने हैं। अगर आप इसे मिनिमम 3 to 5 पैराग्राफ्स के अंदर ले जाएं तो अल्टीमेट एक साइज बन जाएगा। एक साइजेबल भी होना चाहिए इसको, बट नॉट टू लॉन्ग, नाइदर टू लॉन्ग नॉट टू शॉर्ट। 3 to 5 पैराग्राफ्स में आपने सबसे पहले
आप क्या करते हैं, एम को बताएंगे, यानी अपना जो मुद्दा है उसे बयान करेंगे। फिर इंटेलेक्चुअल्स क्या कहते हैं, स्कॉलर्स क्या कहते हैं, पोएट्स क्या कहते हैं, कुछ ऐसे थिंकर्स की क्या राय है, उनकी ओपिनियंस देंगे, अपनी ओपिनियन देते हैं। सबसे पहले आप उसकी फेवर में बात करते हैं, आर्गुमेंट्स देते हैं, फिर उसके अगेंस्ट जाते हैं। फेवर में बात करते हैं ये है, फिर उसको अगेंस्ट जाते हैं, और फिर कंक्लूड करके आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक लॉजिकल वे में कन्विंस करते हैं कि मेरा पर्पस है या मेरा जो एम है, जिस पे हमने एम को लिया है, दैट इज बैलेंस्ड वन एंड इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर मी, फॉर माई अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट एंड टेम्परामेंट। ये 3 to 5 हो जाएंगे। और लास्टली कंक्लूजन। Essay without conclusion, I have already told you, like example of a human body, a man without legs. If a man is without lower legs, below the knees, knee joint, imbalance हो गया, asymmetrical हो गया, तो ऐसे तो लंगड़ा लूला हो जाएगा। इंट्रोडक्शन के बगैर जैसे सारी नहीं है। अगर आपने 3 to 5 यानी मिनिमम 3 है, 5 हो जाए मैक्सिमम, तो बहुत ज़बरदस्त है। इसमें अगर आपने रख लिया तो ट्रंक आपका बैलेंस साइज का हो गया। अगर इसे छोटा कर दिया तो धड़ छोटा हो जाएगा। और ये जो कंक्लूजन का भी एक पैराग्राफ होता है, ये इट कैन बी अ बिट लॉन्गर देन इंट्रोडक्शन, क्योंकि इसमें आपने क्या करना होता है, सम अप करना होता है अपनी सारी डिस्कशन को। जो ऊपर आपने लॉजिक्स दिए होते हैं उनमें से की लॉजिक्स को इन फेवर एंड अगेंस्ट आपने चुन के उसके अंदर पॉइंट आउट करना होता है और अपना क्लियर किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू देख के क्लोज कर देना। अब बेटा नेक्स्ट यहां पर आता है टाइप्स ऑफ एसेज। एसेज की टाइप्स कितनी है बेटा? एसेज मेनली कभी 5 कभी 6 के अंदर, लेकिन जो स्टैंडर्ड चलता है वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं नैरेटिव एसेज, बयानिया। दूसरे होते हैं डिस्क्रिप्टिव एसेज, हिस्टोरिकल एसेज। तीसरे होते हैं एक्सपोजिटरी एसेज। सबसे ज्यादा ये वाले इस पे लिखा जाता है, एक्सपोजिटरी राइटिंग। एक्सपोजिटरी राइटिंग जो होती है सबसे ज्यादा इस पे लिखा जाता है। इस पे फैक्ट्स, आर्गुमेंट्स होते हैं। इनफैक्ट आप किसी को जिस तरह से ये बताने जा रहे हैं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। और परसुएसिव एसे, इसे कन्विंस मी टू कन्विंस यू। आप जैसे दूसरे को कन्विंस करने जा रहे हैं, परसुएड करने जा रहे हैं, अग्री करने जा रहे हैं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, उसके लिए आपके पास प्रॉपर लॉजिक्स और आर्गुमेंट्स का होना जरूरी है। बेटा यहां पे मैं दोबारा से बता दूं, मैंने ओरिजिन से स्टार्ट किया। आप प्लीज इसे जरा वीडियो को रोक के देखिएगा। फिर मैंने 2 डेफिनेशंस इसकी बताई, फिर इसकी स्ट्रक्चर वाइज कि किस तरह से एक एग्जांपल दी, एलिमेंट्स बताए। देयर आर 5 एलिमेंट्स, टाइटल और टॉपिक इज अ लीडर, फिर आउटलाइन, देन इंट्रोडक्शन, एंड 4th वन इज body paragraphs, and last one is conclusion. Now I am on the types of essays. There are 4 types of essays: narrative essays, descriptive essays, expository essays और persuasive essays. इंशाल्लाह बेटा जस्ट कमिंग लेक्चर में मैं इसके ऊपर इसको सम अप करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके ऊपर बात होगी, ये इसके टाइप्स ऑफ एसेज के ऊपर बात करूंगा, और इंशाल्लाह फिर हम कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको समझाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जैसे माय एम इन लाइफ को लिया हुआ उसी की एग्जांपल्स को बैलेंस्ड वे में लेके इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं का हिस्सा होऊंगा। आप यकीनन मेरी दुआओं का हिस्सा है। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ मान में रखे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।